हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक सौर्य। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सौर्य स्टेनोग्राफी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है। उसमें 1000 वर्ड्स आपको ईडियम्स के कराए जाएंगे, 2000 आपको सिनोनिम्स के कराए जाएंगे और बहुत कुछ आपको कराया जाएगा। उसमें आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट। जो भी लूसेंट में दिया गया है उसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने बताया है लूसेंट के सारे जो फैक्ट हैं उसको उठाया है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें मैंने जो मेरे नोट्स हैं उनको भी मर्ज किया है, दोनों को मिलाकर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सौर्य स्टेनोग्राफी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, लूसेंट पार्ट 1, भारत का इतिहास। भारत को इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और नवीन इतिहास। चलिए, तो ये हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। उत्तर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो हमारा महाद्वीप उपमहाद्वीप है, इसको क्या बोलते हैं? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। पुराणों और महाकाव्य में इसको क्या क्या कहा गया है? भारतवर्ष तथा भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारती अथवा भरत की संस्थान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को निम्न नामों से जानते थे। जो भरत जो था वो प्राचीन कबीले का नाम था। जैसे कि कौन कौन से नाम से जाता है ये? जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू मतलब होता है जामुन, मतलब जामुन के वृक्षों का देश कहते थे इसको। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे। इसे किसके नदी के नाम से जानते थे? सिंधु। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी के एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी जो इसको इंदे कहते थे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडियन कहने लगे। इंडिया बोलने लगे इसे इंदे के आधार पर, जो इसको यूनानी बोलते थे। और नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने इसमें डाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट में है, विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन आता है कि देश को 2 भागों में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये 4 राज्यों में है। कौन कौन सी में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, 4 राज्यों में है ये श्रृंखला 4 राज्यों में फैली हुई है: उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। उच्चतम बिंदु कौन सा है इसका? अमरकंटक। विस्तार है इसका 186 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी अंत, जो इसका अंत होता है पश्चिम में, ये गुजरात में तथा पूर्व में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक है। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व व उत्तर से होते हुए मिर्ज़ापुर में गंगा नदी तक जाती है। इसमें से जो नदियाँ निकलती हैं कौन कौन सी हैं? नदियाँ चंबल, बेतवा, टॉन्स, तमसा, केन, काली सिंध, सोनाली, पार्वती। नेक्स्ट है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों का और दक्षिण में दक्षिण परिवार की भाषाएं बोलने वाला का बहुमत है या था। जैसे कि उत्तर में तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण निम्न नस्लों में से हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत की जनसंख्या निर्माण इनमें से किस नस्ल में से नहीं हुआ है? तो उनमें से 3 सही दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, या उनमें से 3 गलत दे देंगे या 1 सही दे देंगे। तो ये हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, कैकेसाइड, नेग्रोइड, मैंगलोइड जो मंगोलिया से संबंधित है, नेग्रोइड, कैकेसाइड, ये सारे ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। इसको 3 भागों में बांटा गया है।
नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलेरियस को गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको गया था, तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलेरियस को गया था 1638 से 1707 एडी। एडी का मतलब होता है एडिनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे आगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के स्रोत देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है: धर्म ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, विदुषियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन 4 विषयों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म ग्रंथ एवं इतिहास ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखते आगे। भारत का वह सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेदव्यास को माना जाता है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म क्या है, धर्म ग्रंथ क्या है, वेद, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि वेदव्यास। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल में देखेंगे हम, वैदिक काल कब से कब तक चला था, इसमें क्या क्या हुआ था। वैदिक काल चला था 1500 से 600 BC तक, 900 साल चला था। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। ये पूछा था वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। पूछते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी, कब से कब तक था ये, 1500 से ये था 1000 तक, और 1000 तक 600 तक था उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट देखते हैं, सामवेद, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और रामायण और महाभारत की रचना भी उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। उत्तर वैदिक काल में किस किस की रचना हुई थी, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और रामायण और महाभारत की रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसका काल क्या है, ये है 1000 से 600 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 500 BC में आर्य खैबर दर्रा से होकर मध्य एशिया में आए, यह मैक्स म्यूलर का मत है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे और किस दर्रे से होकर आए थे, तो आर्य खैबर दर्रे से हुए मध्य एशिया में आए, यह मैक्स म्यूलर का मत है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे आर्य, और बीजी तिल के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। माना गया है कि कश्मीर से सिंध के रास्ते खैबर दर्रे से होकर आए थे भारत में। यही सत्य माना गया है कि खैबर दर्रे से होते हुए मध्य एशिया में आए थे आर्य। वैदिक सभ्यता 4 भागों में विभक्त थी, 4 दिशाओं में फैली हुई थी। कौन कौन से कहाँ तक फैली हुई थी, नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में राजस्थान, ईस्ट में पश्चिमी गंगा तट तथा वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, आर्यों ने भारत को आर्यावर्त नाम दिया था। अभी पूछा जाएगा आर्यावर्त नाम किसने दिया था, तो आर्यों ने दिया था। आर्यावर्त हमारे देश का पुराना नाम है। इन्होंने भारत में ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि या पशुपालन था। इन्होंने ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की थी और इन लोगों का मुख्य जो कार्य था कृषि और पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, युग के अनुसार अगर हम लगाएंगे तो कौन कौन से युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इस वेद की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने। इस विधि का प्रयोग इस विधि नहीं है, वो वेद है। इस वेद का प्रयोग धार्मिक कार्य एवं देवताओं की उपासना के लिए किया जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसे जो वेद का प्रयोग था वो केवल पूजा पाठ के लिए किया जाता था। इसमें ईश्वर की महिमा की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम वेद पूछा था है, कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं, 10। सूक्त कितने हैं, 1028। और इसमें रचनाएं कितनी हैं, 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी। इस वेद की रचना कब हुई थी, ऋग्वेदिक काल में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वेदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। नेक्स्ट, इसके सभी मंडलों की रचना अलग अलग मुनियों द्वारा की गई थी। इसके जो सभी मंडल हैं उन सब की रचना अलग अलग मुनियों द्वारा की गई थी।
बाद में इसके सभी मंडलों का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा कर लिया गया था। इसके जो मंडल हैं इसमें लगभग 10 मंडल हैं। इन सब सभी की जो रचना की थी महर्षि सब अलग अलग ऋषियों द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास ने इन सब का संकलन कर दिया था। इसमें पूछा जाता है नवीनतम मंडल कौन से हैं, प्राचीनतम मंडल कौन से हैं। तो नवीनतम जो मंडल हैं इसमें फर्स्ट एंड 10 नवीनतम मंडल हैं, प्राचीनतम है 2 और 7। नेक्स्ट, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल है। इसमें पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया गया है। तो तीसरे मंडल में दिया गया है। किसने रचना की थी इसकी? विश्वामित्र द्वारा रचित है। किसको समर्पित है? गायत्री को समर्पित है। नेक्स्ट, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? देवता सोम का। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। नेक्स्ट, 10वें मंडल की रचना महासूक्ति ने की थी। 10वें मंडल की रचना पूछी जाए तो किसने की थी? महासूक्ति ने की थी। इसमें वर्ण व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई है? वर्ण व्यवस्था। मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं, ये बताया गया है कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं। कर्म के आधार पर पहले बताया गया था कि ब्राह्मण जो कहाँ से ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के कहाँ से वो मस्तिष्क से पैदा हुए हैं। इनका जो काम है पूजा पाठ तथा धार्मिक कार्य करना। क्षत्रिय ये गलत हो गया, क्षत्रिय लिखना चाहिए वैसे। क्षत्रिय कहाँ से हुए? भुजाओं से पैदा हुए हैं। इनका जो काम था समाज की रक्षा करना था। वैश्य कहाँ से पैदा हुए हैं? पेट से हुए हैं और इनका जो काम था व्यापार संतुलन बनाए रखना था। जो शूद्र थे वो चरणों से पैदा हुए हैं। इनका जो कार्य था कृषि करना था सभी उच्च वर्गों की सेवा करना। नेक्स्ट नोट, जिसका जैसा कर्म होगा वही कहलाएगा, वही जैसा कहलाएगा। 4 वेदों में से एक वेद की शिक्षा भी जो ले लेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा। 2 वेदों की शिक्षा ले लेगा वह द्विवेदी। 3 वेदों की शिक्षा ले लेगा वह त्रिवेदी। तो 4 वेदों की शिक्षा लेगा उसे चतुर्वेदी कहा जाएगा। फिर यह व्यवस्था ज़्यादा नहीं चली, इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया। ये जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा नहीं चली, इसको जन्म के आधार पर कर दिया गया था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तथा उसका कर्म कुछ भी हो। अगर ब्राह्मण का बेटा व्यापार करता है तो जन्म से ब्राह्मण तथा कर्म से वैश्य कहलाएगा। वैसे व्यापार करना किसका काम होता है? वैश्य का। लेकिन अगर वो जन्म से तो ब्राह्मण बोला जाएगा, लेकिन जो कर्म कर रहा है उसे वैश्य बोला जाएगा। नेक्स्ट, जब ब्राह्मणों की वर्चस्वता बढ़ी तो क्षत्रिय परिवार में जन्मे सिद्धार्थ और वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्तमान हो गया, वो वर्धमान है, तथा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पूछा जाता है कि सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख गौरा के नाम से एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख गौरा के नाम से सिर्फ एक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख कालिंदी के नाम से 3 बार किया गया है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी किसको माना गया है? सिंधु को माना गया है। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख पिता का जो उल्लेख है सबसे ज़्यादा बार किया गया। कितने बार किया गया? 335 बार। जन का किया गया 275। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी पुकारा गया है ऋग्वेद में, इसका 250 बार किया गया है। माता को 234 बार, अग्नि 200 बार, गाय को अगन्य बोला गया है ऋग्वेद में 176 बार किया गया है। विश्व को 171, सोम देवता 144, वरुण 30, वर्ण 25, ग्राम 13, रुद्र 3, यमुना को कालिंदी बोला गया है, इसका प्रयोग 3 बार किया गया है। गंगा और पृथ्वी को इन दोनों का जो प्रयोग है 1 बार ही आया है, सबसे कम बार। सेना का प्रयोग आया 20 बार। नदियों के प्राचीनतम नाम देखते हैं हम। सतलुज को पहले शतद्री बोला जाता था, रावी को पुरुषनी, चिनाब को अस्कनी, झेलम को वितस्ता तथा व्यास को विपाशा, गोमल को गोमती, काबुल को कुंभा, गंडक को सदानीरा बोलते थे, सिंधु को सिंध। इस नदी को तिब्बत में सिंगी खवान भी बोलते हैं। इस नदी को पूछा जा सकता है, सिंधु नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सिंगी खवान। नेक्स्ट, ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता होत कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। नेक्स्ट, सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ज्ञान हो गया इसमें, इसका मतलब है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक। संगीत के 7 स्वर सामवेद के से सबसे पहले ही मिले हैं। इस वेद में सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? संगीत के 7 स्वर ये मिले हैं सामवेद से। इस वेद में
1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। किस वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का, ये गलत हो गया, किस हो गया, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है गाइस, आप समझ सकते हैं। इस वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। रचनाकार कौन कौन थे हैं इसकी रचना की थी भरत मुनि है। उच्चारणकर्ता उद्गाता बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियम व अन्य धार्मिक क्रियाकलापों का संकलन है। स्वर पाठ लिए मंत्रों तथा बलि के अनुसार अनुपालन किए जाने वाले नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या होता था, यज्ञ और उसके नियम वगैरह, बलि वगैरह दी जाती थी। रचनाकार कौन, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। रचनाकार कौन कौन है इसके, विश्वामित्र रचनाकार हैं। उच्चारणकर्ता है अर्धायु। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, शतपथ और त्रैत्री। अथर्ववेद, यह सबसे नवीनतम वेद है। इस वेद में 20 अध्याय एवं 6000 मंत्र हैं। उल्लेख मिलता है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, काला जादू, मंत्र जादू, टोना। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इस वेद सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। रचनाकार कौन कौन से हैं, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। रचनाकार हैं विश्वकर्मा, उच्चारणकर्ता ब्रह्मा, और ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने देखी है थ्योरी। अगली वीडियो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और मैं सोचता हूँ कि अब ये मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, इन क्वेश्चंस की ही आपको, इन जो थ्योरी मैं करा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं थ्योरी ना कराकर अब सीधा इन थ्योरी के सीधे क्वेश्चन करा लूँगा, जिससे कि आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके माइंड में भी बने रहेंगे। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है।